वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों ने कल तक देख लिया था, बेयर एक्ट के हमने 2-3 पॉइंट कवर किए हैं। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि आज हम लोग जो कवर करेंगे वो रिटर्न्स का पार्ट कवर करेंगे कि बेयर एक्ट रिटर्न्स के बारे में क्या कहता है और उसके रूल्स क्या हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे बेयर एक्ट ओपन कर रखा है आपको बताने के लिए, ठीक है। तो अब लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या पार्ट कवर कर लिया है। रजिस्ट्रेशन का पार्ट कवर कर लिया है, आईटीसी का पार्ट कवर कर लिया है। रजिस्ट्रेशन आईटीसी के बाद आप आता है रिटर्न फाइलिंग, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद सबसे पहला कंप्लाइंसेस जो आएगा रिटर्न्स का आएगा। रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई का रिटर्न कैसे फाइल करना है, इनवर्ट का कैसे करना है, फाइनल जो फर्निशिंग ऑफ रिटर्न 3B है वो कैसे करना है, फर्स्ट रिटर्न जो होता है वो कैसे करना है, क्या प्रोविज़न है, इनपुट जो टैक्स क्रेडिट है प्रोविजन कैसे एक्सेप्ट करना है, मैचिंग, रिवर्सल, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, नोटिस ऑफ डिफ़ॉल्टर, लेवी ऑफ लेट फीस, जीएसटी टैक्स प्रैक्टिस केस में क्या करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात ये देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम ये आ रही है कि फाइनल रिटर्न्स लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं। फाइनल रिटर्न्स जो भी जितने लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं, सभी को फाइनल रिटर्न सबमिट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका सबसे पहले आपका आता है आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न सबसे पहले आती है। सबसे पहले हमें अपने आउटवर्ड सप्लाई पे जो है वो उसकी रिटर्न फाइल करनी होती है, जिसका नाम है GSTR 1। अब बेयर एक्ट क्या कहता है ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD, जैसे कि लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, और नॉन टैक्सेबल पर्सन और पेइंग टैक्सन अंडर सेक्शन 10 में आपको बताया होगा कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि जो कंपोजिट रजिस्ट्रेशन किसको ग्रांट करना होता है, जिसका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है, और जो B2B बिजनेस नहीं कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं और विद इन स्टेट कर रहे हैं, वो कंपोजिशन में जा सकते हैं। उसमें उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लोअर टैक्स का प्रोविज़न किया गया है, 1% उनको एग्रीगेट सेल का देना होता है और कुछ भी उनको एक्स्ट्रा नहीं देना होता है, ना आईटीसी का कोई लफड़ा होता है। तो छोटे व्यापारी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कंपोजिशन का लिया गया है। तो सेक्शन 10 कंपोजिशन के लिए होता है, ये आप बाई हार्ट याद कर रखिएगा कि अगर कहीं भी अगर CGST एक्ट में सेक्शन 10 का आ जाता है तो वो कंपोजिशन के डीलर्स को ही मतलब वो किया जाता है। एक 51, 52 बाई हार्ट याद रहता है सबको। 51, 52 जो होता है वो TDS के बारे में बात करता है, 52 TCS के बारे में बात करता है। सेल्फ फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिक कमीशन एंड मैनर प्रिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई गुड्स एंड सर्विस बोथ इफेक्टिव टैक्स पीरियड बिफोर द 10th ऑफ मंथ ऑफ एक्सीडिंग डेज। 10th को अब 11th कर दिया गया है। जब एक्ट पास हुआ था तो 10th के लिए था, लेकिन अब और एक्ट में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जो एक्ट पास हुआ था उस टाइम 10th डे, यानी कि मार्च की रिटर्न जो है वो 10 अप्रैल तक चली जानी चाहिए आउटवर्ड सप्लाई की, यानी कि GSTR 1 की। लेकिन बाद में उसे चेंज करके उसको 11th कर दिया है। तो अब रजिस्टर्ड पर्सन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो रजिस्टर्ड पर्सन और एक IFF दिया गया है नाम, जिसको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का कुछ प्रोविज़न दिया गया है। कुछ लोग चाहे तो मंथली करें या तो उसको क्वार्टरली भी कर सकते हैं। अगर आपके B2B बिज़नेसेस नहीं हैं तो आप क्वार्टरली भी जा सकते हैं। तो इन केस अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं अपना, तो GSTR 1 के केस में आपको 13 जो होगा वो लास्ट डेट होगा, और मंथली केस में 11th होगा, 10th यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले रिटर्न आपने GSTR 1 फाइल कर दिया। अब GSTR 1 के बाद आगे चलते हैं। GSTR 1 आपने यहाँ तक देख लिया था। हाँ, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्ट्रेशन, और भी देख लेते क्या कहता है एक्ट। प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश डिटेल आउटवर्ड सप्लाई before during the period of the 11th day of the 15th day of the month tax proceeding, provided the commissioner may be rating extend time limit। कमिश्नर इस दिया गया कमिश्नर पावर, लेकिन कमिश्नर कभी ऐसा करेगा नहीं ना करता है, ठीक है। एक्सटेंशन टाइम लिमिट भी कमिश्नर स्टेटस एक्सटेंशन का बात भूल जाइए कि एक्सटेंशन पावर दिया गया, लेकिन कभी कोई इन केस कभी करता नहीं है, वो सर्कुलर के थ्रू ही होता है जो होता है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम लोग। Every registered person who has committed the details of the section 38 distribution ISD के केस के बताते हैं। रिजेक्ट ऑफ द कम्युनिकेटर 7 day but not the before of the 15 day।
ये देखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ बीन कम्युनिकेटेड द डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ 38 द डिटेल्स ऑफ पर्टेनिंग इन टू इनवर्ट सप्लाई ऑफ इन आईएसडी। मैंने लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट हमने कवर किया था, तो हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी रजिस्ट्रेशन होते हैं जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के तरह रजिस्टर करते हैं। उनके लिए कहा गया कि आपको अपनी जो भी आप अपने आईएसडी क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था, आपको मुझे आइडिया नहीं आ रहा है कि आईएसडी तो हमने क्लियर कर दिया था उसे, लेकिन आईएसडी में क्या होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये होता है कि जैसे कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस होता है, जैसे हमारी कोई फैक्ट्री है, हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है। अब कॉर्पोरेट ऑफिस में जितने भी प्रोडक्ट लेते हैं, मशीनरी लेते हैं, वहाँ से डायरेक्ट सप्लाई तो हम नहीं करते हैं उसकी, और डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते हैं ना, वो डायरेक्ट हमारे सेल का पार्ट आता है। उस केस में उसको नाम दिया जाता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। उसमें क्या होता है, हम अपने जो भी वहाँ पे मटेरियल यूज़ होते हैं उसको एज ए इनपुट टैक्स क्लेम करते हैं, और उतना हमारे आईटीसी में शो होता है। उसके लिए हमें 7 डे ऑफ एवरी क्वार्टर होगा ना, सक्सीडिंग मंथ, 7 डेज ऑफ हर महीने के 7 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है आईएसडी वालों के लिए। उसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ द टैक्स पीरियड व्हिच रिमेन अनपेड 40 टू 43 डिस्कवर द एरर ओमिशन। अगर कोई भी रिटर्न में आपको कोई गलती पाई जाती है, तो वो आपको अगले महीने के मंथ में सही करना होगा। इमीडिएट उस मंथ में वो सही नहीं होगा। तो पहली बात आपने हमने 37 सेक्शन हमने समझ लिया कि उसमें हमको GSTR1 फाइल करना है। 37 में जो प्रोविज़न है वो GSTR1 का है। उसमें क्या-क्या प्रोविज़न है वो आपने समझ लिया। एसडीओ कैसे करना है, उसके लिए कैसे करना है। सेकंड जो रिटर्न, प्रपोज्ड रिटर्न कह सकते हैं कि प्रपोज्ड रिटर्न था, वो था फर्निशिंग डिटेल ऑफ इनवर्ट सप्लाई GSTR2, जो कि आज तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ये एप्लीकेबल हुआ नहीं है और आगे भी मुझे मुश्किल है कि ये होगा। तो क्योंकि जैसे कि होता क्या है कि रिटर्न फाइल करने के लिए इसमें क्या होता है, अब जैसे हम GSTR1 फाइल करते हैं, उसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हम डेट लिखते हैं, फिर सप्लायर को जीएसटी नंबर लिखते हैं। तो जैसे ही उसका जीएसटी नंबर मेंशन करते हैं, वो उसके परचेज वाले पार्ट में शो करने लगता है, जिसको 2B और 2A भी कहते हैं, हाँ, उसमें शो करने लगता है। तो इसकी कोई ज़रूरत खास पता नहीं चल पा रही है इन लोग को, उन्होंने इसलिए। अब आते हैं फर्निशिंग रिटर्न्स 39। ये सेक्शन बहुत ही पॉपुलर सेक्शन है, इसको आप बाय हार्ट याद कर लें। 39 सेक्शन, जो अभी प्रेजेंटली लेट फीस पेनल्टी लग रही है वो सिर्फ 39 सेक्शन पे लग रही है, बिकॉज की जो टैक्स का जीएसटी का जो पेमेंट होता है वो 39 सेक्शन में ही होता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है 39 सेक्शन के लिए। ठीक है, तो 39 सेक्शन पे हम देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। तो फर्निशिंग रिटर्न, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नॉन रेजिडेंट 51 52, जो पहली बात है वो सबको सेम है। सच पर्टिकुलर्स हैव बी प्रिस्क्राइब बिफोर 28th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सीडिंग कैलेंडर पीरियड मंथ। जो GSTR 3B इसको फर्निशिंग रिटर्न को 3B कहते हैं, इसमें टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो GSTR 3 इन्होंने लॉन्च किया था, यहाँ पे 3D की बात हो रही है, लेकिन अब इस टाइम सर्कुलर में वो 3B ही चल रहा है, और पोर्टल पे भी आपको लाइव 3B ही देखने को मिलेगा। तो GSTR 3B जो है वो 28 डेट तक आपको फाइल करना है, 20 तारीख तक फाइल करना है। 20 तारीख फाइल करने का कारण ये था, जैसे 11 तारीख तक हम सेल अपना डिक्लेयर करते हैं, फिर वो 14 तक सामने वाले पार्टी के परचेज में वो शो करता है, फिर वो उसका आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबिलिटी दिखाता है, देन हम 20 तक, यानी कि जब भी, मेरा सजेशन है जब भी आप 3B फाइल करें, आप एक बार आईटीसी जरूर चेक कर लें। हाँ, सेक्शन 10 समझ गए होंगे अब तो, मुझे लगता है कि आपको याद कर लिया होगा। सेक्शन 10 कंपोजिट सप्लाई क्वार्टरली होगा, है ना, और इसकी रिटर्न जो है क्वार्टरली जाएगी 18 डे। हाँ, ये अभी भी ऐसा ही चल रहा है, 18 डे 18 तारीख तक ये पर क्वार्टर, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च जो होता है आपका वो फोर्थ क्वार्टर होता है। अप्रैल मई जून जो होता है फर्स्ट क्वार्टर होता है। तो अप्रैल मई जून की रिटर्न जो होती है वो जुलाई 18 से पहले जानी चाहिए। फिलहाल अभी तो इसमें कोई लेट फीस नहीं आ रही है, आगे आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं 51 52 दोनों ही TDS की, जो भी रिटर्न फाइल होती है वो 7 दिन के 10 दिन के अंदर हो जाती है। यहाँ बिफोर द 10th ऑफ द डे, 7 दिन में पेमेंट करना होता है, और 10 तारीख तक उसका 10 रिटर्न फाइल करना होता है आपको। वो भी क्वार्टरली होगा, रिटर्न क्वार्टरली होती है, एंड ऑफ द मंथ, ये मंथली है।
टीडीएस रिटर्न मंथली है, कुछ केस में क्वार्टरली भी होती है। तो एवरी टैक्सेबल पर्सन, जैसा कि आप डायरेक्ट में आप देख पा रहे हैं, अब क्या-क्या प्रोविज़न लिखा हुआ है 3B फाइलिंग के लिए, फर्निशिंग रिटर्न जो मंथली रिटर्न फाइल होती है, क्वार्टरली होती है उसके लिए। एवरी टैक्स में आईएसडी के लिए क्या-क्या आ गया है, आईएसडी को भी ये रिटर्न फाइल करना है और उसको ये थर्ड इलेक्ट्रॉनिक अवसर हर एक आईएसडी को ये रिटर्न 3B वाली फाइल करनी होगी। एवरी मंथ ऑफ द फर्निशिंग सच केस में बी प्रिस्क्राइब इन रिटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक विदिन द 13 डे ऑफ द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है। आईएसडी का कॉन्सेप्ट भी आपको समझना चाहिए क्योंकि इसका बहुत स्कोप है और मेट्रो सिटी में तो आईएसडी बहुत ही ज़्यादा चलता है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इलेक्ट्रॉनिक फर्निश इलेक्ट्रॉनिक विदिन द 20 डे ऑफ द मंथ ऑफ द और विदिन 7 डेज ऑफ द लास्ट ऑफ द डे। इस 20 और 7 इसलिए कहा गया कि नॉन रेजिडेंट वाले को 20 और जो कैजुअल वाले होते हैं उनको 7 तारीख तक करना होता है ना। कमिश्नर में भी एक्सटेंट वो हर जगह लगाते हैं अपने लिए, इसको छोड़ देते हैं। Every registered person who furnish return subsection 1 of the section 2 or 3, 4, 5 shall pay government tax due such return not later than the date on which required to be furnished। तो अब यहीं से हमारा सब कुछ जो है स्टार्ट होता है बवाल कि अब यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि जितने भी टैक्स के ड्यू हैं, गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, आपको रिटर्न फाइल की डेट से पहले करना है। रिटर्न फाइल करने से पहले नहीं कहा, अगर आप लेट फाइल करते हैं तो उस डेट से उस डेट का इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा। अब इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए बहुत सारे जजमेंट है, उसके लिए हम डिटेल में कभी बात करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि इंटरेस्ट अगर आपने आईटीसी से पे किया है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। अगर आपने बैंक से या कैश लेजर से पे किया है तो उस पर इंटरेस्ट आपको चार्ज होगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी फर्निश्ड एवरी टैक्स पीरियड विद सप्लायर ऑफ गुड्स। अब सब्जेक्ट टू section 3738, if any registered person after furnishing a return of वही 39 के अंडर है ना, result of scrutiny, audit, inspection, enforcement activity by the tax authority, he shall rectify the such omission or incorrect the particulars returned furnished on the month of the month or quarter during on which omission incorrect is notified the subject to the payment of interest as under, provided that no such rectification or omission incorrect shall be allowed after the due date of furnishing the return of the month of September or second quarter of the end of the financial year or actual date of furnishing relevant annual return whichever is earlier। इसको थोड़ा सा 2 मिनट लगा के आप समझ लीजिएगा इस लाइन को अच्छे से, ये क्या कह रहे हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, सबसे पहली बात तो ये 37 समझ गए GSTR 1 की बात कर रहा है, 38 कहता है आपको GSTR 2 की जो कि अभी एप्लीकेबल नहीं है, और 39 कहता है मंथली रिटर्न फाइलिंग की जिसमें टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एरर, ओमिशन, करेक्शन कुछ भी करना है तो वो आप अलाउ होंगे। एक तो डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट उसे नोटिस भेज के आपको स्क्रूटनी ऑडिट जिस तरीके से चाहे इंस्पेक्शन करके वो उसके लिए आपको कह सकता है। और सेकंड वन, आप कोई भी चेंजेस या करेक्शंस होंगे वो सितंबर मंथ की रिटर्न, जैसा कि हमने आईटीसी वाले पार्ट में भी देखा था कि सितंबर तक का टाइम हमें मिला था, वही सेम टाइम इसमें भी हमको दिया गया है कि सितंबर तक आपको फाइल करना है। सितंबर, एक सेकंड, सितंबर या एंड ऑफ द सेकंड फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, सेकंड फाइनेंशियल अब जुलाई अगस्त सितंबर का अक्टूबर में जाता है, बात वही हो गई। सितंबर और ये क्वार्टर ऑफ द फॉलोइंग एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, सेकंड क्वार्टर, वो भी बात वही हुई। और एक्चुअली फर्निशिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न की डेट क्या है, 30 दिसंबर है, अभी बता रहा हूँ आपको नॉलेज में, बाकी वो भी देखा जाएगा। एनुअल रिटर्न की डेट 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर और सितंबर रिटर्न, उन तीनों से पहले जो सबसे पहले आए, सबसे पहले बट ऑफ इसे सितंबर ही आएगा, है ना। A registered person shall not be allowed to furnish return tax period within return of the period of tax furnished by him. A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period if the return of any previous tax period has not been furnished। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब समझिएगा, सिंपल सी बात है। इसमें ये कहा गया है कि
इन केस अगर आप जैसे हम अभी बैठे हैं दिसंबर में, तो अगर आपने नवंबर रिटर्न फाइल नहीं की है तो दिसंबर रिटर्न आपको फाइल नहीं करने दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि किसी भी पीरियड का, लास्ट पीरियड का, अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड का अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको नेक्स्ट करने नहीं देगा। इन दी वर्ड ऑफ द कुछ जगह चेंज किए थे, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। ये मैं आपको बेयर एक्ट तो आपको कहीं भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसको आपको शेयर करूँ या ऐसा पीडीएफ आप शेयर करके देखेंगे। ये बेयर एक्ट आपको हर जगह अवेलेबल होता है। बस मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको इस बेयर एक्ट के वर्डिंग को समझा सकूँ, सारी बात क्लियर कर सकूँ। जो भी थोड़ा सा टेक्निकल आपको दिख रहा हो उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। इसमें कहीं कुछ भी आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अमेंडमेंट कितनी बार, अमेंडमेंट जीएसटी एक्ट में डेली ही होते हैं। डेली तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट हुए हैं। तो अब हर एक अमेंडमेंट को मैंने आपको लास्ट में, जो लास्टली अमेंडमेंट इफेक्टिव है वो मैंने लास्ट में बता ही दिया आपको। नहीं तो अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपको। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फर्स्ट रिटर्न। जैसा कि हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको एक्सप्लेन किया था कि अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद, रजिस्ट्रेशन होने के बाद फर्स्ट रिटर्न जो है कोई फाइल नहीं करता है, जो कि आपका ही लॉस है। तो मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट रिटर्न आपको जो है फाइल करना चाहिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ मेड आउटवर्ड सप्लाई in the between the date on which become liable to registration and till the date of registration, जिस दिन आप लाइबल हुए और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, है ना? जिस दिन लाइबल हुए मतलब आज हम लाइबल हो गए, आज हमारा टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड कर गया, अब हम लाइबल हो गए। या मैं प्रोडक्ट में डील करते हैं तो हमारा 40 लाख से टर्नओवर एक्सीड कर गया, अब हम लाइबल हो गए। तो उस केस में हम बता रहे हैं, उस केस में कहा गया है कि सेक्शन 40 ये कह रहा है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ मेड आउटवर्ड सप्लाई, जब आपकी लायबिलिटी जनरेट हुई और जब आपकी लायबिल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ, उस बीच की जो भी सप्लाई होगी, become liable registration to be till the date of registration has been granted shall be declared the same in the first return furnished by him after grant of registration। तो जब आप लाइबल हुए और जब आपने रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ आपको, उस बीच की जो भी सप्लाई होगी वो आपको फर्स्ट रिटर्न में डिक्लेयर करना है। ठीक है। क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजनल एक्सेप्टेंस ऑफ देयर। अब 41 पे चलते हैं। क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द प्रोविजनल acceptance there, every registered person shall be subject to some additional restriction prescribed in taken self return of the among the credit electronic pleasure। यहाँ पे 41 में एक ऐसा इंतज़ाम किया गया है जो आज तक, अभी तक तो नहीं किया गया था, अब कर दिया गया है कि जब तक सामने वाला आपका जो आपको इनवॉइस दे रहा है वो आपके अपलोड ना करे और पेमेंट ना करे, तब तक आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। उसका 2B में वो करता है, लेकिन ये बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है। लेकिन ये एज ए लीगल देखा जाए तो ये सही भी नहीं है कि सामने वाले की लाइबिलिटी हमें देना, एक तरीके से वो चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट भी चलते हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी आ चुके हैं, है ना? तो अभी ये मतलब एज पर बेयर एक्ट के पर्पज़ से आप ये समझिए कि क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड प्रोविजनल एक्सेप्टेंस, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे वो प्रोविजनल एक्सेप्टेंस दिया जाएगा 2A और 2B देख के। ठीक है। मैचिंग रिवर्सल रिक्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, द डिटेल्स ऑफ एवरी इनवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी मैनर सब्सक्राइब विद द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ द सप्लायर। हाँ, आउटवर्ड सप्लाई जैसे मैंने बताया था कि आपको कि मैचिंग कैसे करेंगे, सामने वाला आउटवर्ड सप्लाई करेगा और आपके परचेज में वो शो करेगा, उससे हम लोग मैच करके आईटीसी अलाउ करेंगे। द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट the respect of invoice debit note relating to inward supply that match the details of corresponding outward supply of the integrated। कहने का मतलब यही है टोटली कि सामने वाले के आपका जो आईटीसी क्लेम किया है वो सामने वाले की सप्लाई से मैच होना चाहिए। ठीक है। वेयर द इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेस डिक्लेयर सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई नॉट डिक्लेयर इन डिस्क्रिपेंसी इन द कम्युनिकेटेड बोथ द पार्टी। इसमें ये कहा गया है कि इन केस अगर ऐसा होता है कि आपने आईटीसी जो क्लेम किया है और सामने वाले का जो बायर है उसके पासपोर्ट से कोई डिफरेंस आता है तो दोनों को कम्युनिकेट किया जाएगा। डुप्लीकेट क्लेम का इनपुट शैल बी कम्युनिकेटेड, डुप्लीकेट क्लेम करते हैं तो कम्युनिकेट किया जाएगा आपको। द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिपेंसी वैलिड रिटर्न ऑफ द मैंडेटरी द क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी फाउंड। कहने का मतलब है कि आईटीसी आपको तभी अलाउ होगी जब सामने वाली पार्टी ने अपने सेल्स में डिक्लेयर किया होगा और आपके 2A में शो करेगा
और आपने उसकी पेमेंट 180 दिन के अंदर दे दी होगी, जो कि हमने आरटीसी में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेम चीज़ डिस्कस करना सही भी नहीं है और वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो अभी प्रोवाइडेड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट नॉट सेल नॉट एक्सीडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट तो मैंने बताया था वो इंटरेस्ट तो लगेगा सेक्शन 39 की मतलब की डेट से। अगर आप आगे करते हैं तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा। मैचिंग रिवर्सल डिक्लेम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। सेक्शन 42 ये कहता है, 43 ये कह रहा है कि यहाँ पे अगर हम जो आपका एओ है, असेसिंग ऑफिसर है, वो चाहे तो मैच करेगा, रिवर्सल करेगा और कोई कुछ होता है तो रिक्लेम करेगा। क्या प्रोविज़न होगा? तो द डिटेल्स ऑफ एवरी क्रेडिट नोट डिटेल वर आउटपुट सप्लाई फर्निशिंग रजिस्टर पर्सन शैल बी टैक्सेबल। जो क्रेडिट नोट होगा, डेबिट नोट होगा, वो किस तरीके से इफ़ेक्टिव करेगा। जहाँ कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा मैं खुद ही आपको डिस्क्लेयर कर दूँगा कि प्रॉपर तरीके से समझाऊँगा आपको। द क्लेम ऑफ डिडक्शन The claim of reduction of output tax liability by match the correspondence of the reduction of the input tax rate in respect of the finally acceptance and communicated with the। वही बात कह रहा है कि मैच करके आपको कम्युनिकेट करेंगे अधिकारी जो होंगे वो आपके ऑफिसर होंगे। एक्सीड सब करस्पॉन्डिंग द क्लेम इनपुट टैक्स रेट डिड नॉट डिक्लेयर इन रिटर्न डिस्क्रिपेंसी। अगर आपने कोई आरटीसी ज़्यादा क्लेम कर ली है और वो मैच नहीं करे तो डिस्क्रिपेंसी में आप शो करेगा। डुप्लीकेट ऑफ द क्लेम तो डुप्लीकेट वही सेम बात सारी बात डिटेल में कही गई है। आउटपुट सप्लाई सेक्शन 39 वही सारी बात कही गई है। ये अमेंडमेंट्स है। 43 के बाद 44 आता है एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन आईएसडी और सेक्शन 51 52 का जो टैक्स नॉन रेजिडेंट shall furnish annual return electronic such manner as prescribed before the 31st day of December following। तो ये बता था कि 31 दिसंबर तक आपको GSTR 9 एक एनुअल रिटर्न का होता है जो GSTR 9 के नाम से जाना जाता है फॉर्म, उसको फाइल करना होता है। और अभी नोटिफिकेशन के थ्रू इसको चेंज करके ऐसा कर दिया गया है कि जिसके टर्नओवर 2 करोड़ तक है वो उसके लिए ऑप्शनल कर दिया गया है। 2 करोड़ से ऊपर मैंडेटरी है और 5 करोड़ से ऊपर जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी है, जो कि 5 करोड़ से ऊपर जीएसटी ऑडिट मैंडेटरी है। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, एक सेकंड थोड़ा जल्दी मैं आपको बताता हूँ। तो एवरी परसेंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 44 हर साल एनुअल रिटर्न आपको फाइल करने के लिए कहता है जिसकी डेट 31 दिसंबर 2 होती है हर फाइनेंशियल ईयर की। जैसे कि अगर आपको 22-23 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल करना है तो 23 दिसंबर तक आपको फाइल कर देना है। कोई भी करेक्शन होता है या स्टेटमेंट होता है उसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे बाद में कि 9 कैसे लाइव कैसे भरते हैं, किस में कौन सा कॉलम आता है। एवरी पर्सन शैल बी गेट अकाउंट्स ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस। जैसे मैंने बताया कि जिसका टर्नओवर 5 सीआर से ऊपर होता है उसे आपको जीएसटी ऑडिट कराना होता है, जिसका फॉर्म 9C होता है। उसके बारे में बताया गया है। फाइनल रिटर्न इमिग्रेशन पर्सन हुई सेक्शन 39 हुई बीन कैंसल्ड। अगर आपने अपनी जीएसटी कैंसिल कर दी है तो आपको विद इन 3 मंथ ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच इज लेटर सच मैनर प्रेस्क्राइब। फाइनल रिटर्न फाइल करना है जिसमें सब कुछ आपको डिक्लेयर करना है। कोई ड्यू कुछ हो तो उसमें आ सकता है नोटिस फॉर रिटर्न डिफॉल्टर वेयर अ पर्सन। 46 का नोटिस बहुत आता है सबको, 46 का नोटिस बहुत ही ज़्यादा आता है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन fail to furnish return 39 section 44 या 45 shall be issue furnishing return with 15 days of the such manner already prescribed to furnish। जैसे ही रिटर्न आपका डिले हुआ 39 के अकॉर्डिंग इमीडिएट 1 से 2 दिन में आपको मेल आप तो आ जाता है जिसकी में आपको लिख दिया था कि 15 दिन के अंदर रिटर्न फाइल करिए, नहीं तो वो सेल्फ असेसमेंट करके असेसमेंट वाला पार्ट में हम बताएंगे उसको सेल्फ असेसमेंट कैसे किया था। लेकिन प्रोविजनली आप समझिए कि सेल्फ असेसमेंट करके वो टैक्स के लिए वो वर्किंग करते हैं। लेवी ऑफ लेट फीस एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। हाँ बस इसमें एक आ गया कि 37 38 39 1 3 1 2 और 3B और 45 है ना एनुअल रिटर्न। इनमें अगर आप लेट करते हैं 45 याद कर लो भाई 45 एनुअल रिटर्न होता है। तो इनमें अगर आप लेट करते हैं तो लेट फीस 100 रुपी फॉर एवरी डे फेलियर नहीं बहुत ज़्यादा है यार, मैक्सिमम 5000 100 रुपीज़ नहीं है यार। 100 तो इसका है 45 वाले का है, उसका 100 नहीं है, उसका 50 रुपीज़ पर डे है। इसका 37 39 39 में लगता है अभी तो उसका 50 रुपीज़ ही है, इतना ज़्यादा नहीं अभी तो। पर फिर भी लास्ट 2019 सर्कुलर से लेट फीस को बहुत ही रिड्यूस किया गया है। उसमें फिक्स कर दिया गया है
कि अगर आपकी इनवॉइसेस हैं और बिल ट्रांजेक्शन है तो आपको मैक्सिमम 2000 रुपीज़ लेट फीस पर रिटर्न आएगा, और अगर नील फाइल करते हैं तो 500 पर मंथ लेट फीस आएगी। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु शैल फेल टू फर्निश रिटर्न ऑफ 44 शैल लायबल टू पे 100 रुपीज़। 44 समझ रहे हैं? कौन सा था 44? एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, फाइनल रिटर्न, ठीक है। और जीएसटी टैक्स, गुड्स सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर कॉन्सेप्ट, ये नया कॉन्सेप्ट 46 एंड 48 में इन्वॉल्व किया गया है। इनको भी रिटर्न अपना, जैसे कि इन्हें भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। जीएसटी प्रैक्टिशनर कैसे बनना है, कैसे क्या होना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। इन मेन टाइम बेयर एक्ट में क्या प्रोविज़न दिया गया है, मैं उसको आप समझा दूँगा आपको। कि जीएसटी प्रैक्टिशनर जो अगर कोई बनना चाहते हैं, जिसको जीएसटी एक्सपर्ट है कोई, अगर जीएसटी में कैसे काम करता है, तो प्रैक्टिशनर का ऑप्शन उसके लिए खुला हुआ है। द मैनर ऑफ अप्रूवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर, द एलिजिबिलिटी ऑफ कंडीशन रिमूवल। हाँ, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी ये होती है। और रजिस्टर्ड पर्सन ऑथराइज सेल बी फर्निश, हाँ, अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट लेते तो आपके पास एक ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ऑथराइज हो जाते हैं आपका पोर्टल से, आप किसी की अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी जीएसटी प्रैक्टिशनर में जाने के लिए, है? क्योंकि इसमें सारी लायबिलिटी फिर आपकी आ जाती है। नॉट एनीथिंग कंटेंट, बस यही कहा गया कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें बताऊंगा इसमें लॉसेस क्या क्या, नुकसान है, जिससे कि आप इसको लेने से बचें। मेरा पर्सनल एडवाइस है, किसी को कोई प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल एडवाइस है कि आपको इसको लेने से बचना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए। तो फाइनली हमने आज जो है रिटर्न्स के पार्ट देख लिए, जिसमें कि फर्स्ट रिटर्न, फाइनल रिटर्न और कंपोजिट रिटर्न, और जितने भी रिटर्न्स होते हैं उसका पार्ट हमने देखा है, बेयर एक्ट में देखा है कि बेयर एक्ट में किस तरीके से क्या क्या कहा गया है। अब इससे आपका बेसिक स्ट्रांग हुआ, तो इससे जैसे कि इन केस आपको जैसे कि ये नोटिस आएंगे आपको, तो भी आप समझ जाएंगे कि हाँ 15 डेज़ का टाइम क्यों दिया गया है, नोटिस फॉर डिफॉल्ट रिटर्न 46 क्या कहता है, 45 क्या कहता है, 44 क्या कहता है। अब अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे और सबको डिटेल में बेयर एक्ट को डिकोडिंग करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।